अमेरिका ने ईरान के गोरुक और कासिम द्वीपों पर हमले किए थे। अमेरिकी नेवी ने क्रूज मिसाइलों से गोरुक और कासिम आइलैंड में मौजूद ईरान के रेडार और कमांड सेंटर को उड़ाकर इसका आगाज किया। अब सवाल उठता है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमेरिका ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक तेहरान में कर रहा था। अब बंदर अब्बास, गोरुक और कासिम आइलैंड को क्यों हिट कर रहा है? ईरान का गोरुक होर्मुजगन प्रांत में स्थित एक कोस्टल सिटी है जो ओमान की खाड़ी के सामने है, जबकि कासिम ईरान का सबसे बड़ा आइलैंड है जो हॉर्मुज के मुहाने पर स्थित है। दोनों ही द्वीप स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण लोकेशन पर हैं। अमेरिकी नाकेबंदी से लड़ने के लिए और हॉर्मुज पर कंट्रोल के लिए दोनों ही आइलैंड में ईरान ने बड़ा मिलिट्री बिल्डअप किया हुआ है। यहां आईआरजीसी की नेवी की अंडरग्राउंड फैसिलिटी है। अमेरिका अगर यहां ईरान के रणनीतिक संसाधनों को उड़ा देता है तो हॉर्मुज में ट्रंप अपना कंट्रोल पा सकते हैं। ईरान ने एक दिन पहले यहीं अमेरिका के MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन को मार गिराया था। آمریکا صرفا نقض آتش بس نیست اقدام تجاوزکارانه نقض ماده 4 जब जब अमेरिका सीज फायर तोड़ता है, ईरान पर हमले करता है, हम बिना किसी हिचक के फौरन पलटवार करते हैं, जैसा कि आज हमने किया। हमने कुवैत में अमेरिकी बेसों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए। ईरान हर तरह से तैयार है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश को हर हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। همونطور که اشاره کردید صراحتاً اعلام کردیم که مبدأ تجاوز رو مورد هدف قرار داریم। जून के पहले दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कॉमर्शियल शिप से ज्यादा ईरान की अटैकिंग फास्ट बोट दिखाई दे रही हैं। ईरान ने रणनीति बदलते हुए इनकी संख्या अचानक बढ़ा दी है। हर बोट पर 2 मिसाइल लगी हुई है जो दुश्मन पर किसी भी वक्त फायर झोंक सकती है। बीते 24 घंटे में ईरान की मदद से 30 कॉमर्शियल जहाजों ने हॉर्मुज को पार कर लिया है। 2 हफ्ते में अमेरिका के 70 जहाज भी हॉर्मुज को पार कर चुके हैं। ट्रंप ने इसका दावा करते हुए कहा है कि हॉर्मुज में अब ईरान की दादागिरी के दिन खत्म हो चुके हैं, जबकि सच्चाई यह है कि अमेरिका ने जो 70 जहाज पार कराए हैं उनके ट्रांसपोर्टर बंद करा दिए गए थे ताकि ईरान उनकी लोकेशन और मूवमेंट को ट्रेस नहीं कर पाए। ट्रंप के दावों में अगर दम होता तो सऊदी किंग MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान को हॉर्मुज खुलवाने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मदद नहीं मांगनी पड़ती। खाड़ी के मुस्लिम देशों को नाटो की फौज नहीं बुलानी पड़ती। हॉर्मुज में ट्रंप की नेवी अब तक ईरान की बिछाई माइंस नहीं हटा पाई है। ईरान की स्पीड बोट से हमले का खतरा भी कम नहीं कर पाई है। इसलिए हॉर्मुज में नाटो की एंट्री हुई है जो ईरान के सहयोग से समंदर में बिछी बारूदी सुरंगों को हटाएगा। युद्ध में ट्रंप को बहुत बड़ा शॉक। मुस्तफा को वापस मिला स्टॉक। ट्रंप अब अगर डील को पीछे छोड़कर युद्ध में कूदते हैं तो अमेरिका को बहुत महंगा पड़ सकता है। वजह एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के पहले राउंड में अमेरिका ने ईरान की 69 टनल बर्बाद की थी। ये टनल उन अंडरग्राउंड बंकरों और मिलिट्री फैसिलिटी से जुड़ी हुई थी जिनमें ईरान ने मिसाइल और गोला बारूद का स्टॉक जमा कर रखा था। ईरान ने 55 दिन के सीज फायर में 50 टनल को दोबारा खोल लिया है। वहां जमा मिसाइल, ड्रोन, बम, गोला बारूद को दोबारा हासिल कर लिया है। अमेरिका के B-2 और B-50 जैसे बॉम्बर की बमबारी से टनल के गेट पर जो पत्थर और मलबा जमा हो गया था उसे बहुत भारी बुलडोजरों का इस्तेमाल कर ईरान ने हटा दिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के अंडरग्राउंड साइट्स में अब भी 1000 मिसाइल का स्टॉक मौजूद है। अमेरिका के जिन बड़े बड़े बॉम्बर का खौफ पूरी दुनिया मानती है, अमेरिका की जिन मिसाइलों से दुनिया थर्राती है, उनके हमलों से ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ।
अमेरिका के 30,000 से ज्यादा बंकर बस्टर बम बेकार चले गए। ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अमेरिका ने पहले राउंड में ईरान के मिलिट्री अड्डों पर 15,000 से ज्यादा मिसाइलें चलाई। सतह पर तो नुकसान दिखा, लेकिन जो असली टारगेट थे उन्हें जो नुकसान हुआ भी उसे ईरान ने सीज फायर में दोबारा तैयार कर लिया। मतलब ट्रंप बड़ी बड़ी मिसाइलों के हमलों से मुस्तफा का कुछ खास नहीं बिगाड़ पाए। अमेरिका ने 40 दिन के युद्ध में 84 लाख करोड़ रुपए के हथियार फूंके। इजरायल ने 1,10,000 करोड़ का गोला बारूद फूंका। रिपोर्ट के मुताबिक सब बेकार चला गया। ईरान अब भी सीना ठोंक कर कह रहा है या तो उसकी शर्तों पर डील होगी, वरना वो युद्ध के मैदान में फिर दो हाथ करने के लिए तैयार है। इस राह पर चलते हुए जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि कूटनीतिक संघर्ष की अग्रिम पंक्ति में तैनात सैनिक दुश्मन के शब्दों या वादों पर जरा भी भरोसा नहीं करते। हमारे लिए महत्वपूर्ण वे ठोस उपलब्धियां हैं जिन्हें हमें बदले में अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए हासिल करना होगा। जब तक हमें ये सुनिश्चित नहीं हो जाता हमने ईरानी राष्ट्र के अधिकारों को सुरक्षित कर लिया है, तब तक हम किसी भी समझौते को मंजूरी नहीं देंगे। देश में फूट और सामाजिक विखंडन पैदा करने की शत्रु की योजनाओं के सामने एकता बनाए रखना हम संसद सदस्यों के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से उन्होंने हमें चेतावनी दी है कि हम वैध मतभेदों को भी कला और विभाजन में तब्दील ना होने दें। हम वाणी और कर्म दोनों में राष्ट्र की एकता और एकजुटता को मूर्त रूप दें। मुस्तफा अब खुलकर जंग के मैदान में आने को तैयार है। ईरान ने नया पोस्टर जारी कर हुंकार भरी है। खाड़ी में जब तक अमेरिका का एक भी बेस, एक भी सैनिक मौजूद है, वो हमला करता रहेगा। ईरान ने नई मिसाइलें लॉन्च कर ट्रंप को संदेश भेज दिया है। डील के नाम पर ईरान को कमजोर करने की साजिश अब नहीं चलेगी। अमेरिका एक अटैक करेगा तो ईरान 10 बार पलटवार करेगा। अमेरिका को खाड़ी देशों से भगाकर ही ईरान दम लेगा। ये सैटेलाइट तस्वीरें देखकर ट्रंप को नींद नहीं आएगी। यूएई में अमेरिका के बेस पर ईरान ने कितनी तबाही मचाई है। जगह जगह जो काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं वो ईरान की पिन पॉइंट स्ट्राइक से बने हैं। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 20 बेस तबाह कर दिए हैं। अमेरिका की ताकत उसके एयर डिफेंस को बर्बाद कर दिया है। सर्विलांस और ईंधन भरने वाले एयरक्राफ्ट को उड़ा दिया है। अमेरिका के कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को जला दिया है। अमेरिका जिन पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस पर इतराता था उन्हें ईरान जैसे देश ने उड़ा दिया। इतने सैंक्शंस और पाबंदियों के बावजूद ईरान की युद्ध मशीनरी को ईंधन कहां से मिल रहा है? ईरान कैसे इतनी जल्दी अपना मिसाइल प्रोग्राम पटरी पर ला पाने में कामयाब हो गया? इसके पीछे चीन का दिमाग है, जिनपिंग का गेम है। चीन ये गेम कैसे खेल रहा है? चीन शेल कंपनियों के जरिए ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को ईंधन दे रहा है। ये शेल कंपनियां तुर्की और यूएई से चलाई जा रही हैं, जो अमेरिका के दोस्त हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम हाउकुन एनर्जी का है, जिसने आईआरजीसी से डील की। उसे 10,000 टन सोडियम परकोलेट बेचा, जिसकी कीमत $43 मिलियन है। इतने कच्चे माल से करीब 250 बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई जा सकती हैं। ट्रंप जब डील के लिए ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर बना रहे हैं, उस वक्त बीजिंग पूरी ताकत से तेहरान के पीछे खड़ा है। जिनपिंग ने फिक्स कर दिया है कि लड़ाई में ईरान को मिसाइलों की कमी नहीं पड़ेगी। वो मिसाइलों में लगने वाले कल पुर्जे, केमिकल और ऑयल उन्हीं देशों से ईरान को पहुंचाएगा जो अमेरिका के खास हैं, जहां अमेरिका ने सैंक्शंस नहीं लगाए हैं। सुप्रीम लीडर मुस्तफा ने अब ट्रंप को एक और झटका दिया है। ट्रंप ने डील के मसौदे में बदलाव करने को कहा है। अब मुस्तफा ने कहा है कि अगर ट्रंप डील के बीच मसौदा ही बदल देंगे तो ईरान भी नए सिरे से शर्तें रखेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बातचीत और युद्ध साथ साथ चलते रहेंगे?
बातचीत और संदेशों का आदान प्रदान जारी है। जब तक कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकल जाता तब तक उनका मूल्यांकन करना संभव नहीं है। इस स्तर पर कही जा रही हर बात, प्रचलित अटकलों और अनुमानों को मेरे विचार से तब तक नज़रअंदाज किया जाना चाहिए जब तक कि मामला निर्णायक न हो जाए। अमेरिका ईरान डील के बीच इजरायल रोड़ा बना हुआ है। ईरान ने शुरू में ही कह दिया था कि अगर लेबनान पर हमले जारी रहे तो इसे सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा। इजरायल अब रुक नहीं रहा, वो साउथ लेबनान से आगे निकल रहा है। इजरायल के अल्टीमेटम के बाद अब लेबनान की राजधानी बेरूत में फिर भगदड़ जैसे हालात हैं। हजारों लोग अपना सामान कारों में लादकर सुरक्षित ठिकाने की तरफ चल पड़े हैं। बेरूत से जाने वाले तमाम रास्तों में जाम लग गया है। साउथ लेबनान में लिटानी नदी तक कब्जा करने के बाद इजरायल अब जहरानी नदी तक बफर जोन का विस्तार करना चाहता है। नेतन्याहू का अगला टारगेट बेरूत का दाहिया इलाका है। दाहिया को हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। हिजबुल्लाह के तमाम कमांडर यहीं अंडरग्राउंड बंकरों में रहते हैं। हिजबुल्लाह पूरी प्लानिंग यहीं बैठकर करता है। नेतन्याहू ने इजरायल की ग्राउंड फोर्स को आदेश दिया है कि साउथ लेबनान की तरह दाहिया को भी समतल करना है। गाजा में जैसे हमास को खत्म किया है वैसे ही दाहिया में हिजबुल्लाह को खत्म करना है। हम शटूला में उत्तरी सीमा पर हैं और हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम दहिया को पूरी तरह से नष्ट करना होगा। मैंने पिछले युद्ध विराम का विरोध किया था और आज मैं यही कह रहा हूं कि हमें इसे पूरी तरह से नष्ट करना होगा। आईडीएफ अपना काम कर रही है। शुक्र है पिछले कुछ हफ्तों में हिजबुल्लाह के 600 से ज्यादा सदस्य मारे गए हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो दहिये है। हमें दहिये पर कब्जा करना होगा, उसे पूरी तरह से नष्ट करना होगा, उसे नष्ट करना होगा और फिर से नष्ट करना होगा। हिजबुल्लाह दहिये में है, दहिये में हिजबुल्लाह को नष्ट करो। दहिये को पूरी तरह से नष्ट करने का समय आ गया है। हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सम्मान करते हैं। हमें साझेदारी के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन सैनिकों और नागरिकों को नुकसान पहुंचाना एक लक्ष्मण रेखा है और दहिये को पूरी तरह से नष्ट करना ही होगा। खाड़ी और लेबनान में हालात जितने तेजी से बदल रहे हैं उससे युद्ध और बढ़ने का खतरा ज्यादा है। ट्रंप के लिए नेतन्याहू को रोकना मुश्किल है। ऐसे में वो मुस्तफा को कैसे रोक पाएंगे?